जब रात गहराने लगे और हर घर की दीवारें सुकून की चादर ओढ़ ले, तब हम अक्सर मान लेते हैं कि घर ही इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। पर सोचिए, अगर उसी घर की चार दीवारी के पीछे माँ की ममता, भाई की मासूमियत और प्रेमिका की उम्मीदें एक एक करके खामोश कर दी जाए, और वो भी किसी पराये के हाथों नहीं, बल्कि उसी घर के अपने बेटे के हाथों। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसा जीवित दुःस्वप्न है जो ना नींद में आता है और ना ही जागने पर भूलता है। एक 23 वर्ष का युवक, एक शांत सा कस्बा केरल, और एक दिन जब पूरा परिवार सिर्फ अखबारों की एक काली सुर्खी बनकर रह गया है। वेजारामुडु केरल का एक शांत सा कस्बा, और वहाँ का एक नौजवान अफवान, उम्र 23 साल, चेहरा शांत, भीतर सन्नाटा। पड़ोसी कहते थे अच्छा लड़का है, अपने में रहने वाला है, पर किसी ने नहीं देखा उसकी खामोशी के पीछे एक तूफान सांस ले रहा था। पिता खाड़ी से लौटे थे, चलती दुकान अब बेमन से चल रही थी, परिवार कर्ज में डूबा था, 64 लाख का भार सिर पर। अफवान ने बीकॉम की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। हर दिन कॉलेज जाना अब बोझ लगने लगा था, क्योंकि जेब में किताबें थी पर मन में भूख और बोझ था। दादी की सोने की चेन चुरा ली और गिरवी रख दी। 74,000 मिले, 40,000 से थोड़ा उधार चुकाया, पर जिस कर्ज ने उसे मारा वो पैसे का नहीं था, वो था अपमान, अकेलापन और अस्वीकार किए जाने का। और वही बोझ उसे उस मोड़ तक ले गया जहाँ इंसान बेटा नहीं रहता, वो बन जाता है एक कातिल। 23 फरवरी 2025, सुबह 10:40। अफवान अपने घर से निकला, एक बैग में हथौड़ा और चाकू रखकर, चेहरा शांत लेकिन इरादा खूनी। पैगोडे से 25 किलोमीटर दूर वहाँ उसकी 80 साल की दादी सलीमा बीबी अकेली रहती थी। अफवान घर में घुसा, दादी आराम कर रही थी। अफवान ने धीरे से हथौड़ा निकाला और एक ही बार में सब खामोश कर दिया। उनकी आंखें खुली रह गई, जैसे किसी अपने से आखिरी बार कुछ पूछ रही हो, तू ही था? फिर अफवान वहां से निकला। दोपहर के करीब 2 बजे अगला ठिकाना था एसएनपुरम, पुनानवेंगा, जो पगोड़े से 14 किलोमीटर दूर था। वहाँ रहते थे चाचा अब्दुल लतीफ़ और चाची शाहिदा। घर में सिर्फ दोनों मौजूद थे। अफवान ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर गया और बिना किसी बहस, बिना किसी आवाज़, दोनों को चाकू से ताबड़तोड़ वार करके मौत की घाट उतार दिया। एक बार फिर घर में सिर्फ सन्नाटा था। अब वापसी वेणजारामुड, अफवान का अपना घर। 23 फरवरी 2025, शाम के करीब 3:30। अफवान अपने घर की ओर लौट रहा था, धीरे धीरे, चुपचाप, बिल्कुल शांत। चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे किसी ध्यानस्थ योगी का, लेकिन भीतर एक नरसंहार उबल रहा था। उसने फरजाना को कॉल किया, कहा एक बार आ जाओ, जरूरी बात है। उसने छोटे भाई अफसान को स्कूल से घर बुला लिया और घर में माँ शेमी पहले से थी। घर के अंदर 3 लोग थे। माँ शेमी, जो रसोई में खाना बना रही थी, छोटा भाई अफसान, जो कुछ ही देर पहले स्कूल से बुलाया गया था, और प्रेमिका फरजाना,
जिसे अफवान ने खुद कॉल करके बुलाया था। फरजाना शायद ये सोच कर आई थी कि अफवान कोई माफ़ी मांगेगा, कोई प्यार भरी बात करेगा, पर अफवान के दिमाग में सिर्फ एक शब्द घूम रहा था, अंत। घर में घुसते ही उसने चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया। तालों की खटक जैसे मौत की दस्तक थी। सबसे पहले फरजाना वो दीवार के पास खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन अफवान ने पीछे से बैग खोला, हथौड़ा निकाला और बिना एक शब्द बोले उसके सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। वो कुछ कह भी नहीं पाई, चीख तक नहीं निकली, बस एक हल्की सी सांस और फर्श पर गिर पड़ी, जैसे कोई अपना अचानक टूट जाए। अब नज़र पड़ी अफसान पर। छोटा भाई सिर झुकाकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। स्कूल की यूनिफॉर्म में बेफिक्र मासूम अफवान चुपचाप उसके पास गया, पीछे से झुका और उसी हथौड़ी से उसके सिर पर जोरदार वार किया। खून का फव्वारा उभरा, मोबाइल उसके हाथ से छूटा, खेल की आवाज़ बंद हो गई और घर में एक सर्द डरावनी खामोशी फैल गई। अब रसोई से माँ शेमी बाहर आई। उनकी आंखों में हैरानी, डर और ममता भी थी। उन्होंने बेटे को खून में लथपथ देखा, लेकिन शायद अभी भी उम्मीद थी, मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। पर अफवान की आंखों में कोई भावना नहीं थी, कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक अजीब सी शून्यता थी। वो माँ की तरफ बढ़ा, वही हथौड़ा उठाया और वार कर दिया। माँ जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो मरी नहीं। उनकी सांसें चल रही थी, जख्मी थी लेकिन जिंदा। शायद एक माँ ही होती है जो आखिरी सांस तक बेटे को पहचानती है, फिर चाहे वो कातिल ही क्यों न बन जाए। इसके बाद अफवान ने अपने हाथों का खून धोया, नहाया, कपड़े बदले, बाल सुखाए, फिर बियर और शराब मिलाकर पी, एक फाइनल ड्रिंक, शायद खुद को खत्म करने से पहले की हिम्मत। उसने गैस सिलेंडर का नॉब खोला, पूरा घर उड़ाने के लिए, लेकिन फिर अचानक वो उठा। जिस ऑटो से उसका छोटा भाई घर आया था, उसी ऑटो में बैठकर वह सीधा वेंजारामुड पुलिस स्टेशन पहुंचा। शाम के 6:30 एक सुनसान सड़क थी। एक लड़का जो ऑटो में चले जा रहा था, आंखें जमीन पर गड़ी हुई थी, ना कोई दौड़, ना कोई घबराहट। उसके कपड़े साफ, लेकिन आत्मा खून से भी ज्यादा लथपथ। वेंजारामुड पुलिस स्टेशन के गेट पर वह कुछ पल के लिए ठिठका, मानो खुद से एक आखिरी बार पूछ रहा हो, क्या अब भी लौट सकता हूँ? फिर बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी आंसू या पश्चाताप के वो भीतर चला गया। थाने के कमरे में अफसरों के सामने खड़ा होकर उसने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, मैंने सबको मार डाला है, मेरी माँ, मेरी प्रेमिका फरजाना, मेरा छोटा भाई अफसान, मेरा चाचा, मेरी चाची और मेरी दादी तक। मैंने जहर भी पी लिया है, कृपया मेरा इलाज मत कीजिए, मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मुझे मर जाने दीजिए। थाने का कमरा अब एक पल को चुप हो गया। घड़ी की टिक टिक अब दिल की धड़कनों से भी तेज लग रही थी। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। जहर असर कर रहा था, लेकिन मौत अभी भी उससे नाराज थी। अफवान बच गया। आज वह न्यायिक हिरासत में है, लेकिन वहाँ भी उसका मन कहीं और भटकता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक वाक्य बार बार दोहराता है, मैं अकेला था और उन्होंने मुझे सचमुच अकेला छोड़ दिया। साइकेट्रिस्ट कहते हैं अफवान किसी एक्चुअल मानसिक बीमारी का शिकार था। जहर, तनाव और व्यथा ने उसका मन तोड़ दिया था। पुलिस ये भी मान रही है कि अफवान ने शायद नशा किया था, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट पेंडिंग है। उसके पास प्लानिंग थी, 3 घर,
3 जगह, एक शेड्यूल। सब प्री प्लानिंग था, लेकिन दिल में सिर्फ एक चीज़ थी, आखिर मैं ही क्यों सब झेलता हूँ। अफवान अब एक अपराधी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया बन चुका था। मनोचिकित्सक कहते हैं वह किसी तीव्र मानसिक विस्फोट का शिकार हुआ था, जिसका कारण था तनाव, अकेलापन, अपमान और अवसाद। उसका मन धीरे धीरे गिरता गया, शंका, क्रोध और निराशा के अंधेरों से। और एक दिन उस अंधेरे ने पूरे परिवार को निगल लिया। पुलिस का मानना है कि अफवान ने शायद नशा भी किया था, लेकिन इसकी पुष्टि अभी भी बाकी है। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार है, पर एक बात तो साफ है, यह कोई आवेश में किया गया अपराध नहीं था। उसके पास था एक योजना, 3 घर, 3 ठिकाने, 3 अलग अलग समय। हर कदम, हर मर्डर पूर्व नियोजित था, मानो किसी मनोविकृत स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। लेकिन जब मन के भीतर हर दिन एक ही सवाल गूंजे, आखिर सब कुछ मुझे ही क्यों सहना पड़ता है, तो इंसान या तो टूटता है या दूसरों को तोड़ देता है। अफवान ने दूसरा रास्ता चुना। कहानी सबके लिए शायद खत्म हो चुकी थी, पर एक शख्स अब भी जिंदगी से जंग लड़ रहा था। माँ शेमी। हाँ, जिस माँ ने अपने बेटे को गोद में झुलाया था, जो उसकी हर खामोशी को बिना बोले समझ जाती थी, वही माँ आज एक कोने में अस्पताल के आईसीयू बेड पर पड़ी है। अफवान के हथौड़े ने उन्हें गिरा जरूर दिया, लेकिन जमीर अब भी सांस ले रहा है। मशीनें लगातार चल रही है, एक हल्की सी बीप 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 जो हर पल बताती है वो अब भी जिंदा है। लेकिन क्या वो जागेगी? क्या वो अपनी आवाज़ में कह सकेगी उस दिन उन्होंने क्या देखा? क्या वो उस बेटे को पहचान सकेगी जिसे उन्होंने कभी छाया बनकर पाला था? या फिर ये चुप्पी ही इस पूरी दहशत की आखिरी गवाही बन जाएगी? पूरा देश अब बस एक सांस, एक पल और एक इशारे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जो माँ बच गई है वो ही शायद बता सकती है कि अफवान कातिल कैसे बना। एक घर, 3 रास्ते, 6 लाशें और एक ऐसा सच जिसे दुनिया ने जानबूझकर अनसुना कर दिया। क्या अफवान सिर्फ पागल था, या इस समाज ने ही उसे ऐसा बना दिया? जहाँ चुप्पियाँ सुनाई नहीं देती, जहाँ दर्द देखा नहीं जाता, कभी कभी जो रक्षक होता है वही बन जाता है भक्षक। हम सोच भी नहीं पाते कि किसी के भीतर कितना अंधेरा पल रहा है। यह कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं है, ये कहानी है उन चीखों की जो कभी बाहर नहीं आती, उन आंसुओं की जो आंखों तक पहुंच ही नहीं पाए, और उस सन्नाटे की जो अब हमेशा के लिए इस घर की दीवारों में कैद हो गया है। सोचिए, सच ये है, हत्यारे हमेशा बाहर से नहीं आते, कभी कभी वो घर के अंदर ही होते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या हम आज भी मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेते? क्या हमारे पास कोई ऐसा तो नहीं जो हर रोज़ अंदर से टूट रहा है और हम देख भी नहीं पा रहे? अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे सच आपके सामने लाती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक संकेत है, ये एक चेतावनी है, एक जागने की घंटी है।